सर्वाइकल कैंसर जैसे बच्चादानी है और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर भी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स का। कोई भी लेडी जो मीनोपॉज जिनको अटेन कर लिया है, अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है इंटरमिटेंटली, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और रूल आउट कराएं कि कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं। हर केस में अगर बच्चेदानी का कैंसर है तो आपको उसे निकालना ही पड़ेगा। इट इज़ नॉट फिट फॉर एनी अदर यूज। बच्चेदानी के कैंसर में कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं, एक महिला होने के नाते कब आपको अलर्ट होना चाहिए, ये सभी जवाब देंगे डॉक्टर नवीन सचेती। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए बच्चेदानी का कैंसर होता क्या है और एक महिला होने के नाते अपने अंदर कौन से सिम्टम्स हमें गौर करने चाहिए। जो हमारा यूट्रस है, बच्चादानी है, उसका कैंसर काफ़ी कॉमन है इंडिया में। उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें बीमारी होती है, एंडोमेट्रियल कैंसर। और जो कॉमन सिम्टम्स हैं ज़्यादातर पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीड, अगर आपके मीनोपॉज आ गया है और अब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, स्पॉटिंग जिसे कहते हैं, या ब्लीडिंग, या आप 40-45 के हैं लेकिन आपके इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, या पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग काफ़ी हैवी हो रही है, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग या पीरियड्स के कारण ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, पेल्विक पेन रहता है, यूरिन और स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है, कई बार 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 यूरिन पास करना पड़ता है, या कॉन्स्टिपेशन रहता है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, पेल्विक इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस तरह के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और रूल आउट कराएं कि कहीं ये बीमारी यूट्राइन कैंसर तो नहीं। आपने कहा कि पीरियड्स इनरेगुलर, पर इंडिया में हम देख रहे हैं कि आजकल छोटी छोटी एज के बच्चों को भी पीरियड्स इनरेगुलर के इश्यूज हो रहे हैं, क्या उन्हें भी फ्यूचर में इस कैंसर का खतरा हो सकता है? बिल्कुल मैम, PCOS या PCOD जिसे बहुत कॉमनली कहते हैं, इससे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एस्ट्रोजन के कारण ये बीमारी होती है, हायर डोजेज ऑफ एस्ट्रोजन, अनरेगुलेटेड एस्ट्रोजन। तो आने वाले टाइम में इन बच्चों को हाई रिस्क रहेगा कि वो एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकते हैं। दूसरा, चाइल्डहुड ओबेसिटी। आप देख रहे हैं जो बच्चे PCOS वाले हैं या PCOD जिनको है, वो ओबीस हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं, उनको भी ये बीमारी फ्यूचर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अगर हम बच्चेदानी कैंसर की बात करें तो कौन से आपने कहा कि PCOD PCOS वालों को ज़्यादा खतरा है, ओबेस को खतरा है, लेकिन एक एज आती है, आपने कहा मेनोपॉज का खतरा ज़्यादा है, तो कौन से सिम्टम्स या कौन सी ऐसी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अब मुझे गायनेक के पास जाना है, अब मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके बात करनी है? कोई भी लेडी जो मीनोपॉज जिनको अटेन कर लिया है, अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है इंटरमिटेंटली, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ब्लीडिंग हो रही है, या उनको परसिस्टेंट पेल्विक पेन रहता है, लेथार्जिक, वजन कम हो रहा है, हर टाइम ऐसा लगता है कि टायर्डनेस है, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर आपके पास आपको हो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और रूल आउट कराएं कि कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं। आपने कहा कि फिजिकल रिलेशन के दौरान ब्लड आ रहा है या दर्द हो रहा है, मुझे लगता है इंडिया में महिलाएं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। बिल्कुल। तो इस पर आपका एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट क्या राय है? सर्वाइकल कैंसर जैसे बच्चादानी है और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर भी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स का। तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर में ज़्यादातर डिस्चार्ज होना, ब्लीडिंग होना, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ब्लीडिंग होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, और आपको इवैल्यूएशन कराना चाहिए। और सिंपल टेस्ट से पता चल जाएगा कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है कि नहीं है। कौन सा टेस्ट होता है वो? एक पैप स्मीयर होता है जो आप OPD के बेसिस पे जाते हैं, इमीडिएटली बच्चेदानी के मुंह का पानी लेते हैं, सैंपल करते हैं और अगले दिन उसकी रिपोर्ट आ जाती है। बहुत कॉमनली अवेलेबल है और हर जगह हो सकता है। कितने का होता होगा ये टेस्ट? 100-250 रुपीज़ का होता है, पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब 250 रुपये का टेस्ट करा कर आप बच्चेदानी का कैंसर पता लगा सकते हैं? बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का। बच्चेदानी के कैंसर के लिए जो मिनिमम टेस्ट है वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, TVS जिसे कहते हैं, या अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन। उसके अंदर अगर हमें डाउट होता है तो फिर हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है, जिसे कहते हैं सफाई करवाने। काफ़ी कॉमनली लोग कहते हैं ना बच्चेदानी की सफाई कराई, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियल क्यूरेटाज। उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आती है 3 से 4 दिन में और कंफर्म कर देती है कि बीमारी है कि नहीं है। और ये टेस्ट कराने में कितना पैसा खर्च होता होगा? ये मैम अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी ये 10-15,000 के अंदर हो जाता है। अभी आपने कहा कि बच्चेदानी का कैंसर की हम बात कर रहे हैं। बच्चेदानी के कैंसर में हम जब इंडिया में बात करते हैं तो कहते हैं हमेशा बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, क्या हर केस में ऐसा होता है?
अनफॉर्चुनेटली सही कह रहे हैं आप, हर केस में अगर बच्चेदानी का कैंसर है तो आपको उसे निकालना ही पड़ेगा. इट इज़ नॉट फिट फॉर एनी अदर यूज़. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी. डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे है. अर्ली स्टेज में डेफिनेटली निकालनी पड़ेगी. तो कितने स्टेजेस होते हैं इसमें? स्टेज 1 टू स्टेज 4 होता है. स्टेज 3 तक में हम बच्चेदानी निकाल देते हैं. स्टेज 4 का मतलब होता है कि बॉडी में फैल गया है. जब बॉडी में फैल गया है तो लोकल ट्रीटमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, तब हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है. मतलब कैंसर सेल्स को मारना पड़ता है कैंसर सेल्स को मारने के लिए. जैसे आपने कहा कि बच्चेदानी को निकालना पड़ता है. किसी महिला को बच्चेदानी का कैंसर है, 20 साल की उम्र में आपने बच्चेदानी निकाल दिया, उसको कैंसर था, तो क्या आगे भविष्य में वो प्रेगनेंसी या माँ बनने की संभावना रहती है ऐसी महिलाओं की? बच्चेदानी निकल चुकी है तो टेक्निकली नहीं हो सकती. अगर ओवरीज हैं उनकी तो हम ओवम ले सकते हैं. ओवम को हम ले सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइज करवा सकते हैं. सो अलग IVF टेक्निक्स हैं जिसके कारण वो माँ बन सकती है, लेकिन खुद नहीं पैदा कर सकती बिकॉज उनकी बच्चेदानी को निकाल दिया गया है. इंडिया में हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की सेहत पे मुझे लगता है बहुत कम बात होती है. बिल्कुल. ऐसी कौन सी गलतियां हैं महिलाएं जो रेपिटेटिवली करती हैं जिसकी वजह से बच्चादानी के मुंह का कैंसर या बच्चादानी का कैंसर उनको होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल हाइजीन. जितना ज़्यादा इन्फेक्शंस को अपन अवॉइड कर सके. दूसरा है कोई भी साइन एंड सिम्टम्स. लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, पीरियड मिस हो गया या ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, वो होम रेमेडीज़ ले लेते हैं या लोकल डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब किए वो मेडिसिन लेते हैं और वो 6 महीने तक चलता रहता है. हस्बैंड या अपने गार्डियंस को बताते नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है. तो अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स है जो परसिस्टेंट है, एक पीरियड्स के बाद सेकंड पीरियड में भी आ रहा है, तो आपको इवैल्यूएट कराना चाहिए और रूल आउट कराना चाहिए कि कहीं कोई और बीमारी तो नहीं. बिल्कुल. आप ऐसी कौन सी टिप शेयर करना चाहेंगे कि बच्चादानी का कैंसर जैसी बीमारी हम महिलाओं को ना हो इंडिया में, उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? जो कॉजेज़ हैं अगर हम उसको कम कर सकें, जैसे ओबेसिटी, वजन का ज़्यादा होना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फिज़िकल इनएक्टिविटी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं. कई दवाइयाँ देते हैं हम जो ब्रेस्ट कैंसर में देते हैं जिसके कारण हो सकता है. तो अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर है तो आप अपने फिजिशियन को और डॉक्टर को बताएं कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं मुझे या फैमिली में ये इश्यूज़ हैं. तो जो भी आपको मेडिसिन दी जा रही है या जो आपको साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको इवैल्यूएट करेगा और रूल आउट कराएगा कि बीमारी तो नहीं है. बिल्कुल. अगर आपको कोई सिम्टम्स अपने अंदर नज़र आ रहे हैं, पीरियड्स इनरेगुलर का इशू है, तो उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए. अगर आपको बच्चेदानी से जुड़ी कोई परेशानी है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. और बच्चेदानी का कैंसर होने पर हमें करना क्या चाहिए एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट हमें बताएंगे अगले एपिसोड में डॉक्टर नवीन संचेती. तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अन वीडियोज़ देखने के लिए द हेल्थ साइट के पास वापस आइए.